नहीं रहेंगे फिर किए पढ़ाए हूँ कॉलेज में आए छा ना वठो कॉलेज तव्हांजे में अलाए यार हाई स्कूल डिपार्टमेंट ही अलग है ना वरी। हाँ पढ़ा था हमने एडर्नल ग्लैंड। उसके बाद ये टॉपिक है गोनेड्स। गोनेड्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ऐसा ऑर्गन जो बनाए गैमेट्स। गैमेट्स फीमेल के अंदर गैमेट को कहते हैं एग या ओवम या एग फीमेल में, और मेल के अंदर कहते हैं गैमेट को। तो स्पर्म बनाने वाला जो पार्ट है टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, एग बनाने वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं गोनेड। तो क्या मैं कहूं ओवरीज फीमेल गोनेड्स हैं और टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं। गोनेड्स उसको कहेंगे जो गैमेट बनाए। गोनेड प्राइमरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन। बच्चा जो बनेगा उसमें हाफ जेनेटिक मटेरियल किसका होगा और हाफ, तो बच्चे बनने के लिए ये दो सेल चाहिए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑफ स्प्रिंग बनाना, औलाद पैदा करना, बच्चे पैदा करना। तो क्यों ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अगर नई नस्ल नहीं बनेगी तो क्या होगा? 2026 को छोड़ें, सही बात बताएं। खानदान खत्म थींदो न, नस्ल खत्म थींदी। उन नस्ल जे कंटिन्यूटी जे लाइ रिप्रोडक्शन जरूरी है। उस रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए गैमेट जरूरी है, और गैमेट बनाने के लिए गोनेड्स जरूरी हैं। ओवरी और टेस्टिस को कहते हैं गोनेड्स। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि क्या ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं या क्या ये हार्मोन पे स्टिमुलेट होते हैं, क्या हार्मोन का रोल है? तो रोल है एक हार्मोन का जिसका नाम है GnRH। किसका हार्मोन है? किसका? हाइपोथैलेमस का। आता है कहां? जाता है कहां पे? एंटीरियर जोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और बनवाता है वहां से क्या? और LH, FSH और LH दोनों टेस्टिस पे जाके स्पर्म बनवाते हैं। FSH एंड LH दोनों ओवरी पे जाके एग बनवाते हैं। तो एग और स्पर्म तब बनेंगे जब हाइपोथैलेमस से, जब GnRH बनेगा तो FSH LH आएंगे। अब पढ़ेंगे कि स्पर्म बनाने के लिए 3 तरह के सेल्स हैं जो स्पर्म बनाने में रोल प्ले करते हैं। एक तो वो जहां से स्पर्म बनती है, जर्म सेल, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये डिवाइड करेंगे तो जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटेड। स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे। तो स्पर्म सेल्स हैं, कैसे बनते हैं? डिवीजन से। कहां डिवीजन? इनको कौन कहे? इनको कहने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। नॉट ओनली टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन हो गया, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है ना? और ये प्रोटीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। मैंने कहा 3 सेल्स हैं जो स्पर्म बनाते हैं। एक का नाम लिया जर्म सेल, इनसे तो स्पर्म बनते हैं, बट 2 और सेल भी हैं। कौन से पता है? एक का नाम है सर्टोली, दूसरे का नाम है लेडिग सेल, नर्स सेल, इंटरस्टिशियल सेल। सर्टोली सेल पे आता है हार्मोन FSH और इसको स्टिमुलेट करता है तो
दो चीजें बनती हैं यहां से, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, उसके साथ बाइंड करने वाली प्रोटीन्स, यानी यहां से जो सर्टोली से प्रोटीन बनेगी ये वाली, ये क्यों बनी है? टेस्टोस्टेरोन के साथ अटैच होने के लिए। और लेडिक सेल पे काम करता है हार्मोन LH, यहां पे काम करता है और LH से बनता है। तो इन दोनों सेल ने क्या बनाया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये दोनों जब मिल जाएंगी तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन दोनों आएंगे, इन सेल को मैसेज देंगे, तो ये डिवाइड करके स्पर्म बनाएंगे। तो बताएं टेस्टोस्टेरोन का रोल है या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, या दोनों का? तो लेडिक का रोल है या सर्टोली का भी? सुन ले भला, एक और प्रोटीन बनाते हैं जो हार्मोन की तरह काम करती है, उसका नाम है इनहिबिन। कहां से बनती है ये प्रोटीन? किसके कहने पे? इनहिबिन। अगर मैं कहूं टेस्टोस्टेरोन थोड़ा है, अगर टेस्टोस्टेरोन की लेवल 0 है तो स्पर्म नहीं बनेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है तो एंड्रोजन प्रोटीन भी ज्यादा हो रही है तो इनहिबिन भी ज्यादा हो रहा है, तीनों पैरेलल हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाएगा तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बढ़ती जाएगी, इनहिबिन भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग बढ़ेंगे, तो क्या बनवाएंगे? अगर मैं कहूं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों की जो लेवल है वो मैक्सिमम है या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे बताएं स्पर्म थोड़े बने हैं या ज्यादा बन गए हैं? तकरीबन बन चुके हैं। अब स्पर्म को बनने से रोका जाएगा ना, पर इजेक्यूलेशन टाइम एक स्पर्म का काउंट होता है ना, उससे ज्यादा बनते हैं क्या? 200 to 300 मिलियन पर इजेक्यूलेशन। स्पर्म को स्टोर करने की भी जगह है मखसूस, इसीलिए मखसूस नंबर है स्पर्म का। तो अब स्पर्म को रोकना चाहिए, तो रोकने के लिए 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो मेनली, 3 नहीं सॉरी 2। एक इनहिबिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन। मैं यहां पे लिख रहा हूं इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन, दोनों का नेगेटिव फीडबैक है कहां पे? FSH और LH पर। कहां पे? FSH और क्या मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर कह दूं? बस पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और टेस्टोस्टेरोन का तो GnRH पर भी नेगेटिव फीडबैक है, मतलब हाइपोथैलेमस पर भी। तो अगर मैं कहूं इनहिबिन बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन दोनों ज्यादा हैं, ये बात सही है? अगर ज्यादा है तो स्पर्म तकरीबन बन चुका है, अब स्पर्म को बंद करवाना चाहिए। क्या मैं कहूं थोड़ा इनहिबिन होगा, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होगा, मतलब स्पर्म थोड़ी बनी है, मतलब बननी चाहिए थोड़ी लेवल टेस्टोस्टेरोन की और इनहिबिन की। कांट इनहिबिट FSH, LH एंड GnRH। समझ आ रही है? ये कब इनहिबिट करेंगे? जब ये ज्यादा हो जाएंगे। जब ये ज्यादा हो जाएंगे तब स्पर्म भी ज्यादा बन चुका है, क्योंकि ये बन रहे हैं तो स्पर्म बन रही है ना, ये ज्यादा बने मतलब स्पर्म ज्यादा बन गई है। तो अब स्पर्म को रोकने के लिए मैक्सिमम लेवल ऑफ इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड, ये 2026 में आएगा कि इनहिबिन ओनली नेगेटिव फीडबैक करता है पिट्यूटरी पर यानी FSH और LH पर, बट टेस्टोस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस दोनों के हार्मोन पर है। 2026 में आएगा, पक्का आएगा, गारंटी के साथ। ना आए तो पैसे सारे के सारे डबल करके दे देना ना, वो डबल मुखे रींगा, भले मौका साइन करायो, अचे न अचे पैसा इन दफे तव्हांखे ॾियणा आहिनि। वापस वारी ॻाल्हि ख़तम आहे, वक्त चेंज थी वियो आहे। ये बात समझ आई? क्लियर? सवाल पूछा? अगर इनहिबिन 50% आ, स्पर्म जे रेट जो ठहण जो जेको रेट आ वो घट आ या वधिक आ या मॉडरेट आ? सही था सर। ओवम
एग कहां से बनती है? अगले पेज पे चलते हैं ओवरी को पढ़ने के लिए। हार्मोन का नाम है GnRH। कहां से बनता है? आता है पिट्यूटरी के पास, क्या रिलीज करवाता है? और ये हार्मोन आता है पहले ओवरी के अंदर, फॉलिकल होती है छोटी, उसके अंदर होता है एक कौन सा? इमेच्योर एग होता है। फॉलिकल भी इमेच्योर होती है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। 4 लाख फॉलिकल होती हैं ऐसी, 4 लाख टोटल एक फीमेल के अंदर, दोनों ओवरीज के अंदर, पैदा होने से, मैच्योर होने से मेनोपॉज तक, मतलब इनफर्टिलिटी तक 50-55 साल तक खत्म हो जाती हैं ये 4 के 4 लाख। हर मंथ में FSH 5 से 10 फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। 5 से 10 फॉलिकल को कहता है कि ग्रोथ करो, फॉलिकल बड़ी हो जाती हैं। बड़ी फॉलिकल को क्या कहा जाता है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन। बड़ी फॉलिकल को क्या कहा जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में एक भी बड़ा हो चुका है, एक भी क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। अच्छा, मैं कहूं कि FSH ने फॉलिकल को मैच्योर स्टिमुलेट किया, फॉलिकल की ग्रोथ करवाई, क्या मैं कहूं एग को भी मैच्योर करवाया? हाँ, क्या मैं कहूं FSH ने, अगर फॉलिकल बड़ी होती है ना, हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। 14वें दिन तक एग मैच्योर हो जाता है। FSH जब से शुरू होता है उससे 13th-14th डे तक एग मैच्योर हो जाता है या फॉलिकल बड़ी हो जाती है? दोनों बातें एक ही हैं। या ईस्ट्रोजन मैक्सिमम हो जाता है, ये भी बात सेम है। अब अगर मैं कह रहा हूं ईस्ट्रोजन मैक्सिमम है, तो ईस्ट्रोजन कहां जाता है, क्या करता है? ईस्ट्रोजन जाता है एंडोमेट्रियम में। कहां पे? ये क्या है? ये यूरेटर बना रहा हूं, यूटेरस बना रहा हूं मैं। ये आगे फेलोपियन ट्यूब है, नहीं नजर आ रहा। ये वाली जो लेयर है अंदर वाली, ये एंडोमेट्रियम है। ये ग्रोथ करती है, थिक हो जाती है, इसकी ग्रोथ होती है बड़ी, ग्रोथ होती है इसकी बहुत बड़ी। क्यों? यही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ तो करवाता है कौन? ईस्ट्रोजन। इधर से एग बन रहा है 14 दिन तक एग भी बन जाएगा, उधर से 14 दिन तक एंडोमेट्रियम मैक्सिमम ग्रोथ कर लेगी, नरम हो जाएगी, थिक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, थिन नहीं, थिक मतलब मोटी हो जाएगी, स्पंजी हो जाएगी, सॉफ्ट। अगर मैं कहूं एग मैच्योर होके निकला है, अगर एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज कर लें तो क्या बनेगा? जायगोट कहां जाएगा? एग बना है ओवरी से, फॉलिकल से, ओविडक्ट से होकर इधर आके पहुंचेगा, किधर? एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम में चिपकेगा, इंप्लांट होगा। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होनी चाहिए ना, तो ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा के प्रिपेयर करवाना बच्चे के लिए। हर मंथ के बच्चा आए तो इम्प्लांट हो जाए। बच्चा जरूरी नहीं हर मंथ में बच्चा बने, बट हर मंथ में एग बनेगा। बच्चा तब बनेगा जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे। अगर स्पर्म मिला है, एग से फर्टिलाइज किया है, जायगोट बना है, 7 दिन के अंदर 14वें दिन अंडा निकला है और 15वें दिन 16वें दिन फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। 7 दिन लगेंगे निकलने से, 14 और 7 21वें दिन आके अंडा यहां पे पहुंचता है, या अकेला अंडा खत्म होकर यहां जायगोट ग्रोथ करके ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांट होने के लिए। मतलब ये जो ट्यूब है, इससे अंडे को आते 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 7 दिन लग जाते हैं। जर्नी है ये 7 दिन की। ये सिलिया से, म्यूकस से, मसल से मूव किया जाता है। बहरहाल अगर मैं कह रहा हूं, अब बीच में बातें और बता रहा हूं मैं, टॉपिक तो 2 मिनट का है। टॉपिक तो ये है कि FSH ने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया तो अंडा बन गया और LH आया, अंडे को LH ने क्या करवाया? रिलीज करवाया। अंडे को रिलीज करवाना, मैच्योर अंडे को इज सेड टू बी एज ओव्यूलेशन। बस ये टॉपिक है, ये पढ़ना है बस, ठीक है। और जब
अंडा बन गया तो अंडा रिलीज होगा, रिलीज करने के लिए LH चाहिए। बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि LH को बुलाने के लिए ये जरूरी है। तो बताएं, जब फॉलिकल मैच्योर हो गई है तो एग मैच्योर हो गया है या एस्ट्रोजन मैक्सिमम हो गया है? दोनों। तो उधर से एग बन गया है, इधर से एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया है, इधर से एंडोमेट्रियम बन गई है। तीनों चीजें, फॉलिकल भी बड़ी हो चुकी है, चारों चीजें। तो अब LH को बुलाता है ये और ये, सॉरी GnRH, और ये दोनों होंगे तो LH आएगा। GnRH इज अ बेसिक स्टिमुलस, बट इसका पॉजिटिव फीडबैक है LH पर, ये होगा तो LH आएगा। कितना होना चाहिए एस्ट्रोजन, थोड़ा या मैक्सिमम? मैक्सिमम कब बनता है? जब फॉलिकल बड़ी हो जाए। जितनी बड़ी फॉलिकल उतना एस्ट्रोजन ज्यादा। 14वें दिन फॉलिकल मैक्सिमम साइज पे होती है तो एस्ट्रोजन भी मैक्सिमम होगा। एट दैट टाइम अंडा भी फुल तैयार होगा और LH का टाइम वही तो है। समझ आ रही है? तो LH आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। LH एग को रिलीज करवाएगा, एग को रिलीज करवाने के बाद क्या मैं कहूं, 14वें दिन एग निकलेगा, 21वें दिन बच्चा या तो इम्प्लांट होगा आके यूटीरस में या तो कुछ भी नहीं होगा। अगर बच्चा आके इम्प्लांट होगा तो प्रेगनेंसी होगी, जेस्टेशन पीरियड होगा। अगर स्पर्म आया ही नहीं, एग खाली खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में एग खत्म हो जाता है, बलून की तरह होता है, फूला हुआ होता है, बड़ा बड़ा फूला हुआ होता है, जैसे पानी जेलीफिश में होता है। तरगर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका सेल बस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एग का सबसे बड़ा सेल है, बड़े केमिकल हैं ये वो। तो अगर एग खत्म हो गया तो ये जो फॉलिकल है, जिसको ग्राफेन फॉलिकल कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटम में, सबको पता है ये। और वो जो कार्पस ल्यूटम है वो हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन का वही काम जो एस्ट्रोजन का। कौन सा काम? एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ करवाई है एस्ट्रोजन ने, उस ग्रोथ को मेंटेन करके रखना। 14वें दिन के बाद एस्ट्रोजन की कमी पूरी कर रहा है। एस्ट्रोजन अब नहीं बनेगा क्योंकि फॉलिकल फट चुकी है। अच्छा, फॉलिकल कितनी स्टिमुलेट होती है? 5 से 10। बट एक को छोड़ के बाकी फॉलिकल को मारा जाता है। ऐसी फॉलिकल को छोड़ा जाता है जिसके अंदर जो लगे कि ये बहुत अच्छे से मैच्योर हुई है। जो फॉलिकल अच्छी होगी उसके अंदर एग अच्छा होगा, जिसके अंदर एग अच्छा होगा उसके अंदर से जो बच्चा बनेगा, उसके बच्चे के बनने के चांसेस, जो सही बनने के चांसेस वो ज्यादा हैं, डिफेक्ट उसमें कम होंगे। समझ आ रही है? जिसके फॉलिकल ही सही नहीं बनी उसका एग क्या सही बना हुआ होगा? समझ आ रही है ना? तो नहीं, वेरी कर सकता है टाइम। जब मैं पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पढ़ाऊंगा 10वें दिन के बाद भी एग रिलीज हो सकता है। ये जो ओव्यूलेशन वाला फेज है 14वें दिन से पहले भी हो सकता है। इसके बाद वाला जो ल्यूटल फेज है वो कांस्टेंट हो गया है 14 दिन का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 दिन की भी हो सकती है। इस केस में पहले हो सकती है फर्टिलाइजेशन 14 दिन से पहले भी, बट वो अब की बात नहीं, वो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सवाल मेरा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों इनहिबिट्स द FSH प्रोडक्शन। FSH प्रोजेस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक है, पता है किस पर? LH पर और FSH पर और GnRH पर। बताएं 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन बनेगा ना? 14th डे के बाद 28वें दिन तक, जब तक प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा, ना आएगा LH, ना आएगा FSH, ना आएगा, तो नए फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे? नहीं होंगे। अगर बच्चा बना 21वें दिन आके इम्प्लांट हुआ तो बच्चे और मां के बीच जो कनेक्शन होता है क्या कहते हैं उसको? प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा हार्मोन बनाने लगता है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन 2। तो क्या मैं कहूं ये 28वें दिन ये वाला प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा क्योंकि कार्पस ल्यूटम खत्म हो जाती है, ये फॉलिकल हार्मोन बना के सुकड़ के खत्म हो जाती है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो 28वें दिन के बाद अगर मैं कह रहा हूं बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, ये बन रहा है बच्चा 9 मंथ के लिए, उन 9 मंथ में मेंसेस नहीं आते, ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, नए अंडे स्टिमुलेट नहीं होते। क्योंकि प्लेसेंटा बना रहा होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट कर रहा होता है इसको तीनों को। इसीलिए नया अंडा स्टिमुलेट नहीं होगा। और क्या मैं कहूं एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करके रखता है, इसीलिए मां और बच्चे का कनेक्शन स्ट्रांग रहता है, प्रीमेच्योर बर्थ नहीं होती, मिसकैरेज नहीं होती। समझ आ रही है?
अगर प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी कम हो जाए तो बर्थ टाइम से पहले हो सकती है। सवाल है कि फीमेल का हार्मोन, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के अलावा एलएच को बुलाता है ओव्यूलेशन के लिए। इसके अलावा इसके कौन से काम है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देना एस्ट्रोजन के काम है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन, नजर ही सही में तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका काम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भाई, प्राइमरी कैरेक्टर वो हैं जो गेमेट बना रहे हैं, यानी टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इन दोनों को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जो गेमेट बनाए, बच्चा बनेगा गेमेट से, तो गेमेट बनाने वाले ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके अलावा उन गेमेट्स को स्टोर करने वाले, गेमेट को मैच्योर करने वाले, गेमेट को ट्रांसफर करने वाले, गेमेट की पीएच को सेट करने वाले, मतलब ग्लैंड, ये सारे जितने के जितने पार्ट हैं, सारे के सारे ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहलाएंगे। और वो कैरेक्टर जो डायमॉर्फिज्म करते हैं, डायमॉर्फिज्म समझ रहे हैं? डाय मतलब दो, मॉर्फ मतलब मेल और फीमेल की शक्ल का जो डिफरेंस करते हैं ना कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, मेल का ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, ये मेल का। ब्रीस्ट का बनना, मेमोरी ग्लैंड का बनना, ये फीमेल का। आवाज, साउंड पिच चेंज हो जाना, मेल और फीमेल का अलग अलग किस्सा है, ये दोनों में है बट अलग पिच अलग हो जाती है। और मसल का बनना, मेल में ज्यादा बनना, फीमेल में कम बनना, ये भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आता है। बात समझ आ रही है? तो ग्लैंड्स का एक्टिवेट होना, जितने भी फीमेल के कैरेक्टर फेमिनाइन कैरेक्टर हैं और मेल के मस्कुलाइन कैरेक्टर हैं, जो मेलनेस को शो करते हैं, जो फीमेलनेस को शो करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं। उनको प्रमोट करने वाला फीमेल में एस्ट्रोजन है, मेल में एस्ट्रोजन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन है। नॉट ओके। अब सुने टॉपिक क्या पढ़ा। टॉपिक ये था कि एफएसएच फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा, एग बनवाएगा, और एलएच एग को रिलीज करवाएगा। ये टॉपिक था, ठीक है। और इन दोनों को प्रोड्यूस करवाने वाला जीएनआरएच था। ये हाइपोथैलेमस से, ये पिट्यूटरी से ये एग बनेगा, ओवरी से एग आएगा, ओविडक्ट में फिर जो है आएगा यूटेरस में आएगा, बच्चा बनाएगा। बच्चा नहीं बनाएगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कार्पस ल्यूटम खत्म हो जाएगी, फिर मेंस्ट्रुएशन होगी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होती? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच इनहिबिटर, जीएनआरएच इनहिबिटर, प्रोजेस्टेरोन, एंड इनहिबिन आल्सो, इनहिबिन भी होता है। बहरहाल उसको छोड़ दें, प्रोजेस्टेरोन जिंदाबाद बस। हाँ भाई, 20 टाइप के ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनाते हैं, एंडोक्राइन। बट हमने कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस, जो कि प्योर ग्लैंड है ही नहीं, मॉडिफाइड ग्लैंड है, दिमाग का पार्ट है। दूसरा पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, वाह प्योर ग्लैंड है। तीसरा पढ़ा है पाइनियल ग्लैंड, थर्ड आई ऑफ द मेन, मेलाटोनिन बनाने वाला। पढ़ा वो भी नहीं है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि मेलाटोनिन बनाता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है, टाइम देखने में के काम आता है, और रात को सोने के टाइम, अंधेरे के टाइम बनता है, टाइम बताता है, बॉडी को एक्टिवेट करता है, स्लीप करवाता है, उठाता है, ट्रांजिशन करता है, ये इसके काम है। पता है ना? नहीं पता तो भी बता दिया, याद कर ले। पाइनियल ग्लैंड के अलावा थाइमस ग्लैंड सुना है? नहीं पढ़ाया। थाइमोसिन हार्मोन बनाता है जो डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस टी सेल को। नहीं पढ़ाया ये भी मैंने, क्योंकि है सिलेबस में नहीं। थायराइड ग्लैंड पढ़ाया है, उसके बाद एडर्नल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद पेंक्रियास जो कि मेक्सोक्राइन है। 98% तो एक्सोक्राइन है, बट 2% एंडोक्राइन भी तो है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। ये पढ़े हैं हमने। इसके अलावा और भी हैं जो एज अ ग्लैंड काम करते हैं। असल में वो एंडोक्राइन नहीं है, बट उनके अंदर पेचेस सेल के थोड़े बहुत हैं जो हार्मोन बनाते हैं। जैसे स्टमक के अंदर से, स्टमक के अंदर गेस्ट जी सेल है, ये बनाता है हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है गेस्ट्रिन। पता है कब बनता है गेस्ट्रिन हार्मोन? जब आप आंखों से खाने को देख लें, चाहे बिरयानी मिल रही है,
तो गैस्ट्रिन बनता है। गैस्ट्रिन जाता है ऑक्जेंटिक सेल के पास। कौन से सेल के पास? पेराइटल सेल के पास, ऑक्जेंटिक के पास, जो कि स्टमक के पाइलोरिक एंड में, नीचे वाले एंड में होता है। ऑक्जेंटिक को कहता है बेटा बनाओ क्या, क्योंकि खाना आंखों से देखा है और दिमाग को लग रहा है ये आशीष भाई लेके आ रहे हैं, ये फलां ले मुझे ही देने आ रहे हैं, मतलब खाना पक्का मिलेगा। मिलेगा मतलब डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के लिए पीएच सेट करनी है। तो आंखों की मैसेज दिमाग में, दिमाग ने मैसेज दे दी स्टमक को, स्टमक के ने गैस्ट्रिन पैदा किया, ब्लड से गया ऑक्जेंटिक के पास, ऑक्जेंटिक ने थोड़ी बहुत HCl, थोड़ी, नॉट ज्यादा, नॉट ज्यादा। आंखों देखे आप यकीन करते हैं, स्टमक यकीन नहीं करता। स्टमक ऑक्जेंटिक सेल को कहता है थोड़ी प्रोड्यूस करना, ऐसा ना हो आशीष उधर चला जाए। ठीक है, तो मैं ये हकीकत है, ये बता रहा हूं, ये हकीकत है। क्योंकि माउथ को स्टमक, दिमाग कहता है खाना खाने की बात हो रही है, नींबू की बात हो रही है, अचार की बात हो रही है। ठीक है, तो रोजे चल रहे हैं भाई, खाने की बात को छोड़ दें। या आप नोज से सूंघ लें, घर जैसे गए खुशबू आई, हाय हाय बांसपति चावल बने हुए हैं। पहले होते थे बांसपति, खुशबूदार चावल होते थे, अभी तो चावल भी 2 नंबर हो गए, 3 नंबर, 10 नंबर। छोले तो 14 नंबर पे चले गए हैं। तो नोज ने जो सूंघा, ये मैसेज भी ब्रेन को गया, खाने का की खुशबू है, खाना मिलेगा। फिर भी ऑक्जेंटिक को कहा जाता है कि भाई बनाओ क्या, HCl, वो भी थोड़ी, नॉट ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, एक दफा ज्यादा बनेगी। कब? खाना खाने के बाद, खाने को देख के कि कितना खाया है, इतना खाया है, थोड़ी बनाओ HCl। अगर थोड़ा खाया तो गैस्ट्रिन भी थोड़ा, तो HCl भी थोड़ी, पीएच बन गई। अगर कार्बोहाइड्रेट खाए तो भी थोड़ी बनेगी ऑक्जेंटिक HCl। क्यों? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना तो स्टमक का काम नहीं है ना, इसके लिए पीएच सेट करनी पड़ेगी क्या? नहीं। लिपिड के लिए नहीं, है ना। अगर प्रोटीन खाई है और ज्यादा जी भर भर के खाई है, स्टमक पूरा भरा पड़ा है, मिक्स ही नहीं हो रहा खाना, जैसे पेरिस्टालिसिस हो रही है, स्टमक शुरू कर रहा है, पाइलोरिक एंड पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, 1.5 किलो जगह, 1.5 किलो आपने खा लिया, कोई जगह छोड़ी नहीं स्टमक के अंदर। बताएं पाइलोरिक एंड चीखें कर रही होगी, हाय मैं मर गई, सारे खाने का बोझ मुझ पे। फिर ऑक्जेंटिक कहेगा नहीं, मैं बड़ी HCl बनाऊंगा, क्योंकि खाने का प्रेशर ज्यादा, मतलब खाना ज्यादा है, और रिसेप्टर भी होते हैं खाने को पहचानने, प्रोटीन है यार, HCl बनानी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? तो खाने को कितना खाना, कौन सा खाना, इसको देख के HCl का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। आप अगर खाना टाइम पे नहीं खाते, 2 बजे आपका स्टमक 2 बजे 25% HCl बना चुका होता है, 25%, नॉट सारे की सारी। अगर सारी बना ले और आप 2 बजे खाना ना खाएं, स्टमक खुद जल जाए। इसीलिए स्टमक कहता है नहीं मैं पागल नहीं हूं, आशीष खाना लेके आ रहे और मैं सारी HCl बना के छोड़ दूं, नहीं, मुझे दे, मैं चखूं, मैं सूंघूं, मैं खाऊं, पेट में जाए, स्टमक में जाए, मैं उसको कंप्रेस करके देखूं, उसका प्रेशर चेक करूं और वैरायटी चेक करूं। बिरयानी है तो फिर HCl बनाने का क्या फायदा, इसमें तो सेल्यूलोज है ना, वो स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना। कोई दाल है, छोले हैं, पल्सेस हैं, हाँ कोई सोया है, गोश्त है, मछली है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ भाई, टाइम पे भी HCl बनती है और फूड को ईट करने से भी बनती है, बट स्टमक में अंदर जब फूड होता है, फूड की साइज और फूड का टाइप, इसको देख के मैक्सिमम पीएच बनाई जा सकती है, हाँ या ना। चलें भाई, ये क्लियर हो गया। गैस्ट्रिन हार्मोन फ्रॉम द जी सेल ऑफ द स्टमक एंड अदर हार्मोन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम से। दरअसल ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है और ये आपका ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम में ये जो डक्ट है पेंक्रियाटिक डक्ट है, और ये जो डक्ट है ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये जो आपका है ये कौन है, लिवर भाई है ना, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या बनाता है, बाइल। पेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियाटिक जूस बनाती है। ये दोनों बेसिक होते हैं,
स्टमक से जो खाना आता है इनटू द ड्यूडिनम, ये खाना कौन सा होता है? ड्यूडिनम एसिड सेंसिटिव होता है, स्टमक एसिड सेंसिटिव नहीं होता। ये तो खेलता है एसिड के साथ, 2 pH के साथ। इसकी जो दीवार है म्यूकोसा वो जलने लगती है, गलने लगती है, सड़ने लगती है एसिड से। खाना खाने के बाद अगर आपने हैवी खाना खाया है तो 4 घंटे तक स्टमक का खाना आहिस्ते आहिस्ता इंटेस्टाइन में आता रहे। एक ही बार तो नहीं आता ना सारे का सारा खाना डाइजेस्ट कर ले लो भाई इंटेस्टाइन, थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट होता रहता है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में आता रहता है, तो इंटेस्टाइन जलता रहता है। आए मैं जल गया एसिड से। कैसे? एसिड किसके एसिड से? तो ये ड्यूडिनम हार्मोन बनाता है 2, एक का नाम है सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरे का नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ये 2 हार्मोन बनाता है। ये जाता है बाइल लेने गाल ब्लेडर पर और पेंक्रियाटिक डक्ट पर, पेंक्रियाटिक जूस लेने। ये लिवर का जूस गाल ब्लेडर में, ये पेंक्रियास का जूस, एसिनार का जूस पेंक्रियाटिक डक्ट में। ये मसल को, गाल ब्लेडर की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सारा जूस निचोड़ के इधर से चला आता है इनटू ड्यूडिनम बाइल डक्ट से, और पेंक्रियाटिक डक्ट का पेंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडिनम। दोनों वो हैं, बेसिक हैं। तो जब एसिड और खाना बेसिक ये जूस मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी पीएच। तो जो इंटेस्टाइन है इसको थैंक यू नहीं, ये तो इंटेस्टाइन का आदमी है, जूस लेने गया है इधर और इधर, तो गाल ब्लेडर को और पेंक्रियाटिक डक्ट को थैंक यू कहेगा, थैंक यू बचा लिया आपने। नहीं तो इंटेस्टाइन स्टमक के खाने की एसिडिटी इंटेस्टाइन की दीवार को जला देती, क्या कर देती? गला देती, तबाह कर देती, डैमेज कर देती। इसे कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। जब म्यूकोसा डैमेज होती, एक दफा म्यूकोसा डैमेज होती फिर तो बाकी लेयर तो जल्दी में टूट जाते, पूरा सुराख बन जाता ड्यूडिनम में। फिर जो एसिड खाना आता बॉडी से इनटू द ड्यूडिनम से इनटू द पेट के ऑर्गन में, और जहर फैल जाती, आदमी के मरने के चांसेस होते। ठीक है, ड्यूडिनम की वाल का गलना ड्यूडिनल अल्सर ड्यू टू द ओवर एसिडिटी। ठीक है ना, अगर एसिडिटी को मेंटेन कर लें तो अल्सर नहीं होगी। दूसरा जो हार्मोन है सिक्रेटिन, ये जाता है लिवर के हेपेटिक सेल के पास और पेंक्रियाटिक जूस के एसिनार सेल के पास। दोनों को कहता है भैया तुमने जो जूस बनाया था, ये कहता है हाँ, कहता है मैंने तो गाल ब्लेडर में रखा था, हाँ वो हम ले गए, यूज कर लिया, तो दोबारा बनाओ पेंक्रियाटिक हेपेटिक सेल और रखो कहां पे, ताकि हम दोबारा लेके जाएं। कब? जब दोबारा खाना खाएंगे, या खाना अभी खा रहे हैं, अभी चलेगा खाना, 4 घंटे खाने का प्रोसेस चलेगा। तो सिक्रेटिन सिक्रेट करवाएगा बाइल जूस को फ्रॉम द लिवर सेल, एंड सिक्रेटिन सिक्रेट करवाएगा पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द एसिनार सेल। तो ये सिक्रेटरी सेल्स के पास जाएगा, नॉट के स्टोरिंग एरियाज पे। ये स्टोरिंग एरियाज पे जा रहा है जहां पे बना हुआ है। ये मसल पे काम करेगा ताकि जूस निकल आए, और ये ग्लैंडुलर सेल पे काम करेगा ताकि बना के भेजें। और इंटेस्टाइन के अलावा तीसरे जो हार्मोन है, वेल नोन हार्मोन है किडनी के, और उनमें से एक का नाम है रेनिन, जिसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, 100 दफा पढ़ा है। रेनिन ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो आएगा, याद है ना, क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन की, लिवर की प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन भी बनाएगा और ब्लड वेसल को एंजियोटेंस भी करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन से सोडियम भी रीअब्सॉर्ब करवाएगा। सोडियम भी आ गया, ब्लड वेसल भी पतले हो गए, कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड का पानी मेंटेन हो गया, यूरिन का पानी वापस आ गया, बॉडी का पानी कंजर्व हो गया, डिहाइड्रेशन से पानी बच गई, बॉडी बच गई। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है कैल्सिट्रियोल, कैल्शियम को बैलेंस करने वाला। 3 ऑर्गन पे काम करेगा, बोन, इंटेस्टाइन, किडनी, ज्यादा काम किडनी पे करेगा। तीसरा हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, आरबीसी बनवाएगा फ्रॉम द बोन मेरो। कब? जब आरबीसी कम हो जाएंगे। असल में एक आरबीसी कम होते हैं एक्सीडेंट से, डिलीवरी में ब्लीडिंग हो जाए, एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो जाए, थैलेसीमिया में ब्लीडिंग हो जाए, सेल मर जाए एब्नॉर्मल ब्लड से, एक ब्लीडिंग होती है, एक आरबीसी बोन मेरो से कम बनते हैं, रेट उनका कम होता है। अब आप दो
किडनी में जब जो होता है ना, ये क्या बना रहा हूं मैं, देखें, ये इफ्रेंट, ये ग्लोमेरुलस और ये अफ्रेंट। ये इफ्रेंट से आरबीसी भागे जा रहे हैं, प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, मतलब आरबीसी थोड़े हैं। तो जो मैक्यूला डेंसा सेल है वो सेंस कर रहा है कि फिल्ट्रेट नहीं है, कम है, मैसेज भेज रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए, इसको डायलेट और इसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। आरबीसी है ही नहीं कि रश बनाएं और यहां पे प्रेशर बनाएं ताकि पीछे पानी रहे और फिल्टर हो। जीएफआर कम हो गई है। तो जीएफआर कम होने में अगर आरबीसी को सेंसर सेल सेंस ना करेंगे, आरबीसी जैसे CO2 के लिए रिसेप्टर कहां होते हैं, एओर्टिक आर्क में, कैरोटिड बॉडी में, जहां पे एरोटा की टर्न है ना, वहां पे ये रिसेप्टर है, ये CO2 है। CO2 लगा किसको, रिसेप्टर को, रिसेप्टर पे हाँ भाई CO2 है, फिर लगा, जल्दी जल्दी लगा, मतलब CO2 ज्यादा है। अगर CO2 लगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर आके लगा, रिसेप्टर दिमाग को बताएंगे नहीं है CO2, या दिमाग को बताएंगे बॉस ये तो CO2 लिमिट से ज्यादा हो गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 इतने CO2 ज्यादा है, तभी लग रहे हैं ना रिसेप्टर को। तो ब्रेन कहेगा CO2 ज्यादा है, मतलब ब्रीदिंग बढ़ाओ, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो ब्रीदिंग बढ़वाता है ब्रेन। इस मसल को, कौन सा मसल है, कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, तो रिब्स के जो बीच हैं उनको कहेगा, और डायफ्राम को ब्रीदिंग तेज करो करके सांस ली जाएगी, CO2 को निकाला जाएगा, ऑक्सीजन ली जाएगी, ऑक्सीजन बैलेंस, CO2 की बैलेंस। ऐसे ही आरबीसी के बैलेंस के लिए ये हार्मोन है। जब आरबीसी की सेंसेशन नहीं हो रही तो बोन मेरो को, दिमाग को मैसेज भेजेगा, दिमाग बोन मेरो को कहेगा, बोन मेरो आरबीसी बनाएगा, आरबीसी आ जाएंगे, उसके बाद ये हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद करेगा। समझ आ रही है, ये आरबीसी बनवाएगा फ्रॉम द बोन मेरो। उसके अलावा हार्ट के हार्मोन है, मुझे बताएं कौन से हार्ट के हार्मोन है, ANF ANP, एट्रियल मतलब एट्रियम, नेट्रियोटिक फैक्टर या नेट्रियोटिक पेप्टाइड, ANF ANP हार्मोन है हार्ट के। ये जो हार्मोन है ना, ये सिंपैथेटिक को पैरा में या पैरा को सिंपैथेटिक में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपैथेटिक को कन्वर्ट करते हैं पैरा में। हार्ट का जो लोड है ना उसको कम करते हैं। तो लोड कब होता है, सिंपैथेटिक में, उसको कम करते हैं। कैसे पता है, गाल बदोला, ये हार्ट की ओर जो ब्लड वेसल आती है ना सिंपैथेटिक में, जल्दी जल्दी ब्लड आती है, उनको मिन्नतें करता है, भाई हार्ट की ओर ब्लड ना भेजो, उनको कंस्ट्रक्ट करता है ताकि हार्ट की ओर ब्लड कम आए। तो कम आएगी तो देर भरेगी तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट बीट स्लो तो ब्लड प्रेशर स्लो, ब्लड प्रेशर स्लो तो बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में पैरासिम्पैथिक नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर को, हार्ट के बर्डन को कम करेगी। कब, जब दिमाग कहेगा टेंशन गया, अब बॉडी को वापस मोड में लाओ, अब टेंशन नहीं रहा, फिर ये आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिंपैथेटिक को उठा के पैरा में कन्वर्ट करेंगे। बॉडी मान लेगी कि स्ट्रेस खत्म हो गई है, बट बॉडी फिर भी तेज काम कर रही है, स्लो कैसे करें, इसीलिए ये ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक है जो सिस्टम को स्लो करेगा, हार्ट के अंदर आने वाली इनपुट ब्लड को कम करेगा। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन 2 का जिक्र हो गया, प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंटा से एक और हार्मोन भी बनता है, हाँ सर, HCG फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी होता है, कोरियन भी बनाता है ना, कोरियन कहां, प्लेसेंटा के बाहर है ना, प्लेसेंटा की बाहर वाली कवरिंग वो बनाता है, ये वो हार्मोन है। बात समझ आ रही है। और कौन सा हार्मोन बचा, तो बता, सीरोटोनिन, डोपामीन, मेलाटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहां का है, हर जगह से बनता है, लोकल हार्मोन होता है। किसी भी सेल को कट लगे, इन्फ्लामेशन हो, कोई बीमारी हो, फीवर हो, कुछ भी हो, प्रोस्टाग्लैंडिन आया। प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना इंडिकेट करता है समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो ब्रेन जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन
जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा वहां प्रोस्टाग्लैंडिन को सेंस किया जाएगा, ब्रेन को चुगली लगाई जाएगी कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ गया है, तो ब्रेन वहां पे ब्लड भेजेगा, देखा जाएगा कि लो भाई वायरस लगी पड़ी है, वहां पे बैक्टीरिया लगी पड़ी है, चोट लग गई है, कट लग गया है, इंजरी हो गई है, फंगस लग गई है, ठीक है। ऐसे मसले जहां पे होते हैं, जहां पे सेल को नुकसान होता है, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, तो वहां पे ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है, वासोडायलेशन भी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा आते हैं, आरबीसी ज्यादा होते हैं, आरबीसी ज्यादा होने से ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होने से वहां की जगह का मेटाबॉलिक रेट जो है, अच्छा टेम्परेचर ज्यादा होता है, और लाल लाल जगह होती है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? टेम्परेचर वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो टेम्परेचर को राइज करते हैं, यही तो है पायरोजिन, इसको ही तो पायरोजिन कहते हैं। पायरोजिन एक ग्रुप है, पायरोजिन एक केमिकल नहीं। आपका जो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6 और जो ट्यूमर फैक्टर है, नेक्रोटिक फैक्टर है, और ये स्टमाइन है, या सबको पायरोजिन कह रहे हैं इनको, प्रोस्टाग्लैंडिन सबको मिला के पायरोजिन कहते हैं। ये सारे टेम्परेचर को राइज करते हैं। नॉट ओके। खाॾे वेंदव? छो घर वेंदव? अॼो को ॾींहुं घर न वञो, हिते रोज़े जी पार्टी कयूं था तव्हांखे। अड़े छोकिरियूं वञनि थियूं, उहे वञनि।